जो क्षरण हुआ पत्रकार और पत्रकारिता, आखिर क्यों? तो मुझे के प्रलोभन और दबाव की जो बात कही, यह सत्ता पक्ष की ओर से आया और यह जो रोग है इसको रोग होगा उन लोगों ने पत्रकारिता में इसका प्रवेश कराया। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ 60 की बात होगी। उस समय समाजवादी पार्टी के जनता साप्ताहिक पटना से निकला करता था। पूरा नाम याद नहीं, एक पाठक जी उसके संपादक थे, समाजवादी पार्टी के थे। कहीं उधर लंगर टोली वगैरह कहीं पर दफ्तर था। तो मेरे एक मित्र थे, अब बहुत बड़े पत्रकार, डॉक्टर केवल धीर, पंजाब के चले गए, यहीं के पढ़े स्टूडेंट थे, लेकिन वो लिखने उखने का उस समय से था। तो एक दिन उन्होंने मिला वहाँ पर, मैंने बड़ा नाम जो था नागार्जुन जी पहुँचे। देखो ये बहुत मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि क्या स्थिति हो। नागार्जुन जी आए तो केवल धीर ने मेरा परिचय कराया। अच्छा, वो जैसे कहा जो पारिवारिक पार्श्व था नाम से सभी लोग जानते थे, जो परिचय कराया उनके मुंह से जो निकला तुरंत नागार्जुन के, अरे भले मिले हो नाथ। ये वजह कि भले मिले हो नाथ। मैं उस समय समझा नहीं ये नहीं उसका। तो धीर केवल धीरे का चलो विनोद चाय पी सकते हैं। तो उनके मुझ तो बाद में दिला कि कुछ नहीं, वो पहले चर्चा लोग कर रहे थे कि चाय कौन पिलाएगा, तुम आ गए हुआ तो उस पर उन्होंने कहा। मैंने क्या स्थिति थी देखिए, ये बहुत बड़ी। हालांकि फिर बहुत अच्छी मिसाल आपने ये सब देखा हुआ। हालांकि नागार्जुन जी के बेटे सुकांत मेरे साथ कलकत्ता में काम किए। यहाँ पे मैं नागपुर गया लोकल समाचार का। अच्छा, बात चलते कुछ ध्यान में आ गया। तो वो जो ग्रुप था बहुत बड़े, उसका उनका राजनीतिक पार्श्व महाराष्ट्र में जो मालिक थे, मंत्री भी थे। एक बेटा भी मंत्री बना, बाद में दूसरा सांसद, सब एक बड़ा बहुत ही मैंने राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत। और अखबार में लोकमत ग्रुप महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, उस समय मराठी निकला करता था, मेरे जाने पर हिंदी निकला, अंग्रेजी निकला। तो ये सब हुआ। तो मेरी जो कुछ शर्तें थी जो गया था, मैंने बात जब कुलदीप ने मुझे वहाँ भेजा था बहुत जगह, मैं नहीं जा रहा था। तो वहाँ चला तो उद्घाटन के बातों को उद्घाटन किससे कराया गया। अब वहाँ उस समय हुआ था राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री से करवाते हैं। और वो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो कंसेंट लेटर भी आ गया था जी। अरे सब। अब बाकी जो महाराष्ट्र के मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब तो है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे मालिक, वो खुद भी मंत्री थे वहाँ, लेकिन जो अखबार के मालिक हुए। तो मेरी जो बातें हुई तो कुछ शर्तें हमने रखी थी। तो उनका उन्होंने अपने दोनों बेटों के सामने को मेरे सामने कहा था कि देखो विजय राजेंद्र, जो विनोद जी कहें वो करना। ये हुआ था जो हमारे। तो यह जो बता रहा हूँ जो कि मुख्य अतिथि और ये किसके हाथ से कराया जाए। तो इस बीच में तो उन्होंने ध्यान रखा कि जवाहरलाल नेहरू को हर लोग बाबूजी कहता था। शरद पवार मुख्यमंत्री थे, वो भी बाबूजी कहते थे। तो उन्होंने कहा, बाबूजी ने कहा कि नहीं विनोद जी आप बताइए क्या। मैंने कहा कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछें तो मैं इसके खिलाफ हूँ। किसी बड़े लेखक, किसी पत्रकार हो लेकर तो ठीक है। आश्चर्य है, लोकमत समाचार का जो प्रवेशांक का जो कार्यक्रम बना, मैंने नागार्जुन जी को बुलाया वहाँ से कुलदीप नेहरू आए पत्रकार के रूप में, एस सहाय स्टेट्समैन एडिटर थे वो आए, राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स के एडिटर वो आए। ये मंच पर विराजमान थे। कोई राजनीतिक में कार्यक्रम में लोग बुलाते थे, लेकिन यह जो है एक परंपरा चली। और फिर जो जिस प्रसंग में बोल रहा था कि ये सारी बातें जो था कब मैनेजमेंट प्रबंधन की ओर से। मैंने फिर बता दूँ, वो तो कांग्रेस के नेता थे, मंत्री थे, और मेरे मन में जो शंकाएं थी कि साहब मुझे जो वहाँ नहीं जा रहा था कि साहब कांग्रेसी अखबार होगा या पार्टी का होगा, लेकिन नेहरू साहब ने बोला कि नहीं, उन्होंने वर्ड शब्द दिया है कि उसमें तुम्हारी हिंदी में कोई। उस समय मेरे 3 जगह मेरे कॉलम छपते थे, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और दिनमान। तो जो हमारी चर्चा हो रही थी तो बाबूजी का ना, तो उनके सामने उस दिन बॉम्बे में, तो बॉम्बे एडिशन में नवभारत टाइम्स में मेरा कॉलम छपा हुआ था। वो बोफर्स वगैरह का काल था जी। तो बाबूजी ने कहा कि विनोद जी मुझे ये चाहिए। तो मैंने कहा कि बाबूजी ये तो कांग्रेस के खिलाफ है। बोला कि हाँ। तब वो खुले तो बोले देखिए आपके मन में जो शंका है नेहरू साहब ने मुझे बताया है, मैं आपको अपने दोनों बेटों के सामने जो बताता हूँ। मेरा कोई भी इस हिंदी, मुझे एक राष्ट्रीय दैनिक चाहिए राष्ट्रभाषा में जो कहे कि हमारा है, मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
ये मेरा शब्द है। ये उन्होंने ताजिंदगी निभाया, उनके निधन के बाद उनके लड़कों ने भी निभाया, कभी भी कोई नहीं। तब वो लोकमत, आज जो हम लोग बोलते हैं कि लोकमत ग्रुप लोकमत, यूं किसी का विस्तार नहीं होता है। सही है, बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ, बहुत सारी कुर्बानियाँ। बता दो उस समय महाराष्ट्र की स्थिति, बिहारियों को बहुत ही दृष्टि से देखा जाता था। जी आप बिहारी हो मतलब वो गए गुजरे हो, बस नहीं, बहुत ही, बल्कि बहुत ये शुरू में उसमें प्रसंग याद आता। एक बैरिस्टर थे मौलाना, जी तो वो मिलवाया किस बार, तो बोला अच्छा आप बिहार से हैं साहब, ये आपका बिहारी तरह बदनाम क्यों है? तो मैं इसको पहला इनकाउंटर मानता हूँ। मैंने पहले मैं सुनता था, जवाब नहीं देता था, तो उन्होंने पूछा, तो वहाँ मैंने जवाब, हमने उनसे पूछा कि आप कभी बिहार गए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जनाब कभी नहीं गया। उनके तब आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? साहब अखबारों में पढ़ता हूँ, मैगजीन्स में पढ़ता हूँ। दो नाम उनको बड़े याद थे, एक वो कोल माफिया सूर्यदेव सिंह, मतलब आपके यहाँ सूर्यदेव सिंह माफिया रहता है, एक दूसरा जो कोऑपरेटिव वाला कोई सिंगी थे, वो दो नाम आपके यहाँ, ये कोल माफिया है, कोऑपरेटिव वाला। अच्छा ये बात हो रही है लोकमत के मालिक के केबिन में बैठे हुए हैं वो लोग। जी हमने कहा आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं आपको, आपने चूंकि दो नाम लिए तो मैं आपको बता दूं, आप पूरे बंबई की बात छोड़िए, नागपुर की हर गली में दो सूर्यदेव सिंह और वो जो नाम लिया मौजूद है। नागपुर की हर गली में, बंबई की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये बातें सामने इसलिए नहीं आती है कि आपने जैसे कहा कि आपने जो ये मानस बनाया अखबारों में पत्रिका पढ़ के, तो वहाँ लिखने वाला कौन था? बिहार का पत्रकार लिख तो ही रहा है ना, उन्होंने ऐसा लिखा। यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का नाम सुना होगा, मैंने विश्व में सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डर, और वो मैंने 8-10 सब्जेक्ट में एमए किया हुआ, पीएचडी दिल्ली जितना है, मैंने वो वैसा कोई आज तक विश्व में नहीं हुआ है उनको डिग्री होगी। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर अब निधन हो गया, वो थे। और अभी कांग्रेस के आईसीसी के एक जनरल सेक्रेटरी हैं, वो 4 लोगों का ग्रुप था। वो लोग बिल्कुल राजनीति को वहाँ पर कब्जा करते। वहाँ एक नया, वो नाम मुझे था अमरापुरकर करके, एक नया आईएएस ऑफिसर आए थे। तो पहले ट्रेनिंग में होता ना, ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट वगैरह में, वहाँ पोस्टिंग थी। ये चारों में कुछ उन लोगों ने किसी के अपने मित्र का बीयर लाइसेंस वगैरह के लिए आवेदन रिजेक्ट हो गया था, तो मिलने गए थे और उनके साथ मारपीट किए थे। मैंने आईएएस वहाँ पर जो है, बल्कि वो कुर्सी उसी तोड़ दिया, फोन उठा के फेंक दिया, ये सब। मुझे ये जानकारी किसी ने दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमने कहा कि मुझे मिलवाओ उनसे, अमरापुरकर से जो आईएएस थे। वहाँ रवि भवन, जिसको सर्किट हाउस है, रवि भवन नाम है, पंडित रविशंकर शुक्ला के नाम पर। जी मैं जाकर उनसे मिला, यंग लड़का था, उसने सब फोटो खिंचवा लिया था, कुर्सी टूटी हुई, फोन गिरा हुआ है, सब दिया मुझे। अब पूरी घटना बताया कि साहब आ गए इस तरह से, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। जी अब जो नाम बताया सोचिए क्या है, एक तो आज जनरल सेक्रेटरी है, सब 4 बड़े नाम थे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ये हो गई। वो मीटिंग बताया मैंने, जो मौलाना साहब, हम कि ये भी इतनी घटना हुई। यह घटना अगर बिहार में कहीं हो रहा था, किसी आईएएस ऑफिसर कोई पिटाई करता है, सारे देश के अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर बनती। जी और यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, कहीं भी छपा, कोई न्यूज़ नहीं। नागपुर तक में नहीं छपा। ये घटना पता है, वो बड़ा चौके। ये सब मैंने फेस किया। उसके बाद वो मैंने छापा अपने आप में, ये मालूम वजह मुझे हो रहा, पूरा छापा, हंगामा हो गया, है ना। वो काफ़ी हंगामा हुआ ये करके, बहुत दबाव मेरे ऊपर है सब लोग। अच्छा अब यहाँ फिर प्रबंधन की बातें हैं। अब वो तो कांग्रेस नेता है, सब उनके ऊपर दबाव आ रहा है। जी लेकिन उनकी तरफ से सीधा जवाब होता था, वो मेरे संपादक के, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सीधे जवाब। ये कर उसी में 2-3 घटना आती है, एक हुई है। दूसरा वो हमारे यहाँ आज भी वहाँ काम करते हैं लोकपत में, चीफ रिपोर्टर थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो दशहरे के दिन था, अखबार बंद था, छुट्टी थी, मैं घर में था। मुझे याद है मैं पूजा करके जैसे उठा, फोन की घंटी बजी, उठाया तो उधर से बोलने वाला टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था कि साहब मैं पचपोली थाने के सिपाही बोल रहा हूँ, आपके हर्षवर्धन आर्या यहाँ पर हाजत में बंद, करके उसने टेलीफोन रख दिया।
अब वो कहाँ पचपौली थाना है भी जानकारी नहीं, छुट्टी नहीं लग। तो हमारे एक डायरेक्टर थे जैसे निर्मल डोडा, डायरेक्टर सर्कुलेशन थे, उनको मैंने फ़ोन किया कैसा था, बोल के आ जाइए चलते हैं हम लोग। फिर एक पीटीआई के वहाँ ब्यूरो चीफ थे पांड्या जी, उनको कहा कि समझो। फिर मैं घर गाड़ी लेके गया तो निर्मल डोडा वकील को लेकर रुकमत भवन के सामने तैयार खड़े थे, पांड्या भी आ गया था। तो पांड्या जी ने बोला जो पीटीआई के ब्यूरो चीफ कि हमने पता किया है मामला पचपौली में बंद तो है लेकिन मामला सदर थाने का है, हम लोग को वहाँ चल रहा है। वहाँ गए, वो पीआई जो था वो जिसको बोलते हैं ना कुछ बोलो बोल ही दीजिए, टाइट लिप्ट, वो जवाब ही नहीं दे। वो बोले कि नहीं साहब बीके, वो एक जैन थे डीसी जैन या बीके जैन, वो डीसी भी थे। बोले जैन साहब का मामला वो जानते हैं। तो वो जो जैन थे वो हमारे ग्रुप के बल्कि जो हजरत डोडा के खास थे, बल्कि यवतमाल के शहर में एसपी थे, उनको फिर बना कर नागपुर वो ही लाए थे। तो वो जो लोकमत भवन में मिलने आते थे मैनेजर, तो मेरे पास भी कैबिन में हमसे मिलने आया करिए। हमने तो अच्छा लगा, खबर करो, बात करो मुझसे। फ़ोन लगा के दिया तो विनोद जी बैठिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो 2 मिनट में सचमुच आ गया, वो पुलिस कॉलोनी ही वहाँ पर उसी रहते थे। तो आए तो उन्होंने जो बताया देखिए साहब ये मामला पूछे था, झुग्गी झोपड़ियों का कुछ प्रोसेसन था, वो डिमोलिश हुआ था उसको लेकर। तो आर्या जी भी आगे आ गए थे, मैं तो उनको पहचानता था, मैंने उनको बोला कि आप चले जाइए, लेकिन वो ही वॉलंटियर्ड ही अरेस्ट, वो लोग गिरफ्तार बने, रिटर्न किया जाता तो उनको भी किया। मैंने इसको माना कि सच में चूंकि एक्टिविस्ट है ऐसा किया होगा कि हम लोगों के साथ नहीं छोड़ेंगे, ये माने। हमने कहा ठीक है तो बिल दीजिए। तब वो पीआई जो कुछ नहीं बोला था बोलता है कि नहीं बिल तो कोर्ट से लेना पड़ेगा, हालांकि आज कोर्ट बंद है लेकिन हम लोग मजिस्ट्रेट के घर पे भेज रहे हैं क्योंकि नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं। तो हमने कहा तो वो जो साथ में वकील भी गए थे, उन्होंने पूछा कि कौन सा सेक्शन है, तो 6-7 लगाया था, उसमें 307 भी था जो अटेम्प्ट टू मर्डर। अब जिसको बोलते हैं आम बोलचाल बोलते हैं ना हत्या से उखड़ना, मैं बिल्कुल फायर गया। हम कहे जैन साहब ओडीसी पे बोला अभी आपने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों का प्रदर्शन का मामला था, कुछ नहीं था, ये अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ से आ गया? नहीं तो ये तो जानबूझ किया होगा, ये कहाँ से आ गया? वो भी चुप, कुछ बोले नहीं। ये पुलिसिया हत्याकांड है। हाँ, तो ये फिर बाद में मालूम हुआ कि कहीं वो आर्या जी से डीसीपी का ही कुछ पर्सनल था, वो मौका देख करके, ये बाद में डिस्क्लोज हुआ। ये हमें दर्डा जी ने मालिक ने बताया कि उनको जाके बताया होगा। तो एनीवे उसके बाद तो उनका ठीक है पुलिस करो, मजिस्ट्रेट घर पर गया, मजिस्ट्रेट ने तो उसी समय बिल दिया और बल्कि पुलिस पर स्ट्रिक्चर पास किया कुछ जिस तरह से गिरफ्तार करके। अच्छा बहुत बने उनको इतना क्या, ये मामला जो हुआ ये नेशनल इशू बन गया, चूँकि मैं थाने में गया, यहाँ गया हो गया और मेरा नाम था तो पीटीआई वाले साथ में तो उन्होंने रिलीज़ किया और मेरे नाम में कहना पूरे देश में दिल्ली होली में फ्रंट पेज पर खबर छपनी शुरू हो गई है, कैसा ऐसा हुआ, ये नेशनल इशू बना। स्ट्राइक भी हुआ, हमको याद है वो आई भी चाहूँ थे होम मिनिस्टर, दिल्ली के पत्रकार डेलीगेशन लेके गए वहाँ पर। ये मामला इसलिए बढ़ा कि लेकिन चूंकि वो तो केस हो चुका था ना, तो कोर्ट में किया जाता है। मेरा यह था कि सरकार जो है ये मामला केस वापस ले, और आर्या जी को बोले उनको समन आता था कोर्ट में आने के लिए, हमने कहा तुम एपियर नहीं हो, उन गिरफ्तार करना करने दो, तुम एपियर नहीं होगे, करने दो उनको कोर्ट। चूंकि हमारा था कि आप केस विड्रॉ कीजिए, ये इशू बन गया एकदम। अच्छा उस समय में पुलिस के खिलाफ बहुत लिखा, हम ध्यान रखिए अखबार का मालिक मिनिस्टर है वहाँ पर, पुलिस के खिलाफ लिखा। तो एक बार कैबिनेट मीटिंग में शरद पवार ने बाबूजी को कहा कि बाबूजी ये क्या हो रहा है, बाबूजी मतलब मालिक अखबार जी। उनका जवाब था कि देखिए वो हमारे संपादक है ना, वो क्या लिखते हैं उससे मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, और अगर वो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं तो मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, आई एम ए मिनिस्टर। लेकिन मैं उनको ये जवाब था क्या मैंने सुन ये था। अच्छा ये बात बताई, ये बात मुझे बाबूजी ने नहीं बताई, ये बात एक बार नागपुर आए थे शरद पवार ने बताई और कहा था विनोद जी सैल्यूट टू बाबूजी, ये कैबिनेट में मैंने पूछा था तो मुझे ये जवाब दिया था बाबूजी ने आपके लिए, ये शरद पवार ने बताया। ये ऊंचाई पत्रकारिता ये मैं कभी मैंने मैनेजमेंट भी कैसा होता है, अगर मैनेजमेंट इस तरह का रहे तो पत्रकार को छूट मिलती है, वो पत्रकारिता धर्म का निर्वाह कर पाता है, वो दबाव में नहीं आता। अब वहाँ तो मैंने कहा कितने दबाव हम लोग पर, अब दबाव पर्याप्त है। ये 14 जनवरी को लॉन्च हुआ था हिंदी,
और 89 में लोकसभा का चुनाव हो गया था, जिसमें वीपी सिंह बाद में प्रधानमंत्री बने। जी। अब ये समझिए, एक ही फ्लोर से मराठी लोकमत भी निकल रहा है, हमारा हिंदी लोकमत समाचार भी, एक ही फ्लोर पर हम लोग यहाँ बैठे उधर मराठी बने। अब चुनाव के समय एक उम्मीदवार को वो मराठी अखबार जो है 2 लाख वोट से जितवा रहा है, और उसी दिन हमारे हिंदी में छप रहा है कि उनकी जमानत जब्त हो रही है। ये देखिए, एक ही मैनेजमेंट है, माने हमारा मराठी जो एडिशन है वो उनको 2 लाख से रहा, हम जो है जिस दिन पोलिंग था बनता 8 कॉलम बैनर हेडलाइन मराठी का था, जिसका आशय लगभग हुआ था कि विदर्भ में 11 पार्लियामेंट सीट थी, कि विदर्भ में 11 के 11 सीटें कांग्रेस की झोली में। हमारे यहाँ था विदर्भ में कांग्रेस को मात्र 5, विपक्ष को 6 सीटें मिलेंगी, एनालिसिस था। परिणाम आया, जिसको जमानत जब्त कराई थी उसकी जमानत जब्त हुई, 5-6 का वही रेशियो आया। तो विश्वसनीयता में लोकमत समाचार टॉप किया था। उस समय प्रसंग बस बता दूं, बीबीसी ने एक ऑल इंडिया सर्वे करवाया था न्यूज़पेपर्स का, ये इलेक्शन कवरेज लेकर के, लोकमत समाचार टॉप में नंबर 1 में रखा गया था। ये बीबीसी का न्यूज़ में आया था। तो ये अर्जित नतीजा हुआ कि पाठकों ने स्वीकार किया और कहीं योगदान आज जो लोकमत ग्रुप लोकमत में है। तो ये सब जो चीज़ें हुई, और समाचार को वो नवभारत से कंपटीशन था, वो कहाँ नवभारत फेंका गया, पुराना अखबार 50 साल का, हर जगह लोकमत समाचार की थे। और उसमें कुछ लोग कहता था कि प्रभात खबर में बहुत सारी चीज़ें जो मेरी रह गए नहीं कर पाया, वो सब प्रयोग बने वहाँ। पहली बार ये जो संवाददाता बोलता था वहाँ वो वार्ड संवाददाता वगैरह, तो मुझे बड़ा अजीब था कि वार्ड संवाददाता ये क्या होता है। मैंने कुछ लगता है कुछ निम्न रस्ते नहीं हो गया। मैंने सबको लोकमत एम्बेसडर करके उसका पद दिया। सही, अपने आदमी को अगर आपकी प्रतिष्ठा न दे ना, लोकमत एम्बेसडर, हर वार्ड में जो हुआ वार्ड में का लोकमत एम्बेसडर, और हर जगह न्यूज़ की पेटी सब पूरे वार्ड में रखवाई थी, जिसको न्यूज़ वहाँ डालो। आदमी मोटरसाइकिल से जाता था, कलेक्ट करके ला के देता था, अपने मोहल्ले में डाल दिया, आने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने अपने मोहल्ले का न्यूज़ दे रहे हैं। इतनी सुविधा हो गई। ये सुविधा, इस तरह से पत्रकारिता को एक नया आयाम मिलता है। तो जो था संपादक की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण है। और जब आप करेंगे तो दूसरे लोग पीछे करेंगे। आज जो कुछ आज चर्चा हो रही थी पुण्य पुष्पन वाजपेयी वगैरह, पहला ब्रेक में रह दिया हुआ, उसको बनाया अपने घर में रखकर, उसको पत्रकार बनाया, ट्रेनिंग में रखा हुआ था। मणिमाला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनेंगे, उसको मणिमाला में लिखा करके प्रसून का हुआ। इस तरह कितने बहुत सारे लोग जो संपादक बने, हमको जानकारी भी नहीं, बहुत जगह दिल्ली में थे तो लोग आता था कि सब हम यार संपादक बने। तो उसका रहा कि टैलेंट देख करके उसको ब्रेक देना, उसको प्रोत्साहित करना, ये संपादकों का ये दायित्व, ये कर्तव्य, धर्म है। वो कहिए तब लगेगा। और तब जो पत्रकारिता जो बदनाम हो रही है, जो लगा आज पीढ़ी है, तो वो खत्म हो गया। अब संपादक भी वही, फिर अपवाद थोड़ा छोड़ दीजिए, कुछ अपवाद अभी बचे हुए हैं, है ना, तो वो छोड़ दिए। तो संपादकों में क्या हो गया है, कितने देर रहते हैं ऑफिस में, वो पार्टी है, वो क्लब है, और ये है और वो है, प्लस वो अगर दिल्ली में है तो एक मकान हो तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा हो तो तीसरा होना चाहिए, ये स्थिति बनी हुई है। और उसमें सहयोग लेंगे अपने संपादकीय सहयोगियों का, तो वो अगर करता है तो खुद के लिए भी करेगा। सही बात, ये अभी हो गया है। तो उसी में जो हम थोड़ा हिंट किया कि मजबूरी भी होती है, ठीक है, वहाँ पर जैसे अब दिल्ली में, लेकिन अब तो पहले वाली बात में नहीं, अब तो अच्छा खासा पैसा भी मिलता है ना भाई, अब तो पैसा, अब तो सारी सुविधाएं तुमको है।